हेलो फ्रेंड्स, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अब अपन पढ़ेंगे CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, पिछले दिनों ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। हालांकि ये पॉलिटिकल मैटर है और इसलिए जितने भी ये डिस्प्यूटेड चीज़ें होती हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही कम महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन आप में से कई लोगों ने कहा कि सर ये समझाओ NRC क्या होता है, CAA क्या होता है। ये वैसे अब आउटडेटेड सा भी लगने लग गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले ही इसको बहुत कुछ समझा दिया है, इसलिए इसमें ज़्यादा बताने लायक अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, फिर भी और CAA तो बहुत ही छोटा सा जो है, उसमें तो 4-5 बातें ही हैं, इससे ज़्यादा है नहीं। बात कम है, बवाल ज़्यादा है इसमें। ठीक है, और वो क्यों है इसके ऊपर अपन इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो पॉलिटिकल डिबेट जो है हो जाएगी। और ये वीडियो केवल इंफॉर्मेटिव है, सूचनात्मक है। CAA के बारे में आपको जो है वो जानकारी दी जाएगी, इसलिए जो लोग इसे पॉलिटिकल एम्बिशन से या उस उद्देश्य से देख रहे हैं तो शायद उनको थोड़ी सी निराशा होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 में पारित किया था संसद ने, क्योंकि हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता के लिए प्रावधान है और उसमें जो है वो संसद को सारी शक्तियां दी गई है आर्टिकल 11 के तहत कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है वो सभी तरह के प्रोविजंस कर सकती है। किसको सिटीजनशिप दी जानी चाहिए, किसे सिटीजनशिप नहीं दी जानी चाहिए, किसकी सिटीजनशिप समाप्त की जानी चाहिए, इस सब के जो प्रोविजन करने के पूरे अधिकार जो है वो हमारा संविधान हमारी संसद को देता है। ठीक है, और इसीलिए संसद ने इससे पहले भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट जो है वो किए हैं। और उसी प्रक्रिया में जो है 2019 में भी एक अमेंडमेंट किया गया जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं, CAA। तो जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ किसी वीडियो में कि CAA कोई पहली बार नहीं आया है। CAA इससे पहले 1986 में भी आया था, 1992 में भी आया था, 2003 में भी आया था, 2005 में भी आया था, 2015 में भी था और 2019 में भी आया है। तो CAA भी अपने आप में कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन 2019 वाला जो CAA है ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, इस पर विवाद ज़्यादा हुआ है। अब विवाद क्यों है ये आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं इसमें है क्या वो सारी जानकारियां जो है आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये अमेंडमेंट कहता है कि 3 देशों से, 3 देश यानी कि 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 देश, 3 देशों को क्यों चुना गया? क्योंकि ये सेकुलर कंट्रीज नहीं है और ये मुस्लिम राज्य हैं। यहाँ का राजकीय धर्म जो है, नेशनल रिलीजन जो है इस्लाम है। ठीक है, और चूंकि किसी भी देश का जो है नेशनल रिलीजन होगा या कोई धार्मिक स्टेट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज होंगी उनके साथ दोयम दर्जे का जो है वो बिहेवियर किया जाता होगा। ठीक है, तो ये जो 3 देश जो है वो लिए गए हैं, इसमें 3 देशों से आने वाले वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक, कौन, ये टर्म जोड़ी गई है, इसमें यूज किया गया है धार्मिक अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटीज। और अल्पसंख्यक केवल इतना ही नहीं लिखा। ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकों में भी पर्टिकुलर 6 रिलीजन्स, 6 धर्मों का उल्लेख किया गया है। भले ही इनके देश में और किसी को भी माइनॉरिटी का दर्जा मिल रखा है, उसको अनुमति जो है वो नहीं होगी। और वो 6 रिलीजन आपको पता ही है, हिंदू, ठीक है, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई। ठीक है, कितने हो गए? 6 हो गए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई। तो ये 6 धर्मों का उल्लेख किया गया है पर्टिकुलर, इसलिए ये धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द के साथ साथ इंडिकेट कर दिया गया है कि इन 6 धर्मों की बात जो है वो हो रही है। ठीक है, और तीसरी जो टर्म इसमें यूज की गई है, धार्मिक उत्पीड़न के जो शिकार हुए हैं या जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने की आशंका है, दोनों बातें, या तो उनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और नहीं भी हुआ है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका धार्मिक उत्पीड़न हो सकता है। तो ये टर्म जो है रिलीजियस परसिक्यूशन
टर्म जो है वो ये दिखाने के लिए कि वहां पे वो लोग उत्पीड़न का शिकार है और इस वजह से अगर वो वहां से पलायन करके और भारत आ जाते हैं, धार्मिक उत्पीड़न का अगर वो शिकार हो गए हैं, ठीक है, और वो 31 दिसंबर 2014 तक जो है वो जो भारत आ चुके हैं, उसके बाद जो आए हैं उनको ये एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन नहीं देता, ठीक है। तो पहली चीज, इन 3 देशों से इन 6 धर्मों के लोग भारत आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने की वजह से या जिन्हें आशंका थी कि वो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो सकते हैं, इस वजह से वो अगर भारत आए हैं, ठीक है। भले अब वो भारत कैसे आए हैं, भले कैसे है, अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके आए हो बिना डॉक्यूमेंट्स के, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका, एक बार आप वीजा लेके आ गए इंडिया के अंदर और उसके बाद आपकी वीजा डेट एक्सपायर हो गई और उसके बाद वीजा रिन्यूअल नहीं करवाया आपने और आप फिर भी यही रह गए, चूंकि अब आपके पास भारत में रहने का वीजा नहीं है, तब भी आप जो है अवैध रूप से रहने वाले माने जाओगे। तो दोनों ही तरह के लोग, जो अवैध तरीके से बिना डॉक्यूमेंट्स के देश के अंदर प्रवेश किया है जिन्होंने, तथा जिन्होंने विद डॉक्यूमेंट्स प्रवेश किया था लेकिन उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है और अब भी वो भारत में रह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है। तो उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक्ट जो है वो पास किया है, ठीक है। अब इसमें फिर एक्ट में क्या प्रोविजन किया है, अब इस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आता है बिना डॉक्यूमेंट, पर्याप्त जितने डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है उन डॉक्यूमेंट के बिना अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है या उसका वीजा जो है वो एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर होने के बाद भी वो भारत में रुक जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है 2 एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, ठीक है। पहला एक्ट है पासपोर्ट एक्ट, जिसमें पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 और दूसरा फॉरेनर्स एक्ट, यानी ये विदेशी लोग हैं इनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट 1946। इन 2 एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से भारत में रह रहा है, कहीं मिलता है, तो उसके खिलाफ इन 2 कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है। तो इस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है कि इन 3 देशों से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार इन 6 धर्मों के लोग, जो कि वहां पे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और चूंकि वो एक इस्लामिक देश है और इसलिए 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आए हैं तो उनके विरुद्ध इन दोनों एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस एक्ट कार्रवाई में रिलैक्सेशन दे दिया गया है, छूट दे दी गई है इनको, ठीक है। अब चूंकि इन दोनों एक्ट के तहत ये इन पे कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि ये दोषी नहीं है, तो इसका मतलब कि इनको भारत का जो है वो निवासी मान लिया जाएगा कि ये भारत में रह रहे हैं, निवासी, अभी नागरिक नहीं, निवासी मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोविजन जो है, अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर जो है वो, इसके बाद जो होगा वो ये होगा कि ये नेचुरलाइजेशन, नॉर्मली हमने जो सिटीजनशिप जो है किससे कितने 5 तरीकों से मिलती है। एक जन्म से मिलती है, आपका जन्म भारत में हुआ हो और आपके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। दूसरा नागरिकता मिलती है वंशानुगतता से, आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है और वो बाहर विदेश में, और विदेश में आपका जन्म हो जाता है तो भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि आपके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। हालांकि उनको वहाँ के जिस देश में रह रहे हैं उस देश में काउंसलेट ऑफिस के पास 1 साल के अंदर अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरा। और तीसरा हमने रजिस्ट्रीकरण देखा था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के द्वारा उनको दी जाती है जिनका कुछ न कुछ लिंक भारत से रहा हुआ हो, जो खुद पहले भारत के नागरिक रहे हुए हो, माता पिता दादा दादी परदादा परदादी में से कोई भी भारत के नागरिक रहे हो, उनको रजिस्ट्रेशन के तहत मिलेगा। और नेचुरलाइजेशन जो है उसमें चौथा अपन ने देखा था कि कोई व्यक्ति कई सालों से भारत में रह रहा है और उसका प्राकृतिकीकरण हो जाता है भारत के अनुरूप, ठीक है, भारत की आबो हवा में ढल जाता है और उसे लगता है कि अब वो दूसरे देश में जाके नहीं रह सकता, वो उसको भारत की संस्कृति में, भारत की मिट्टी में वो रम गया है, ठीक है, आत्मसातीकरण कर लिया उसने। तो उस आधार पर भले ही वो किसी भी देश का नागरिक हो, तो उसमें ये कंडीशन है कि वैसे वो टोटल 14 साल पीरियड वहाँ पे 14 ईयर्स है और 14 साल में से 11 साल वो भारत में रहा हुआ होना चाहिए। तो 11 वर्ष वो भारत में रहा हुआ होना चाहिए टोटल जो है वो 14 साल के पीरियड में, बीच में वो वापस भी इधर उधर गया हो, 3 साल बाहर भी रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल 11 वर्ष रहा हुआ हो तो वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। ये नेचुरलाइजेशन वाले प्रोविजन में ये जो है 11 वर्ष की कंडीशन रखी गई है। तो इस एक्ट में
ये कंडीशन इन लोगों के लिए, ये जो लोग हैं 31 दिसंबर से पहले इन 3 देशों से ये 6 धर्मों के लोग धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में आए हैं, उनको नेचुरलाइजेशन के तहत 11 वर्ष की बजाय 5 वर्ष की कंडीशन कर दी गई है। तो यानी कि 5 साल, और अब जो है 2019 में ये पारित हुआ है और 2014 तो 2031 तक जो भी आया है उसको 2019 में उसको 5 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये 5 साल से अगर ये लोग 5 साल से भारत में अगर रह रहे हैं तो इनको नेचुरलाइजेशन के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाए, भारत की नागरिकता दे दी जाए प्राकृतिकीकरण के तहत, ताकि इनके लिए ये अजीब व्यवस्था होगी कि जो 2019 तक वैसे इनको 5 साल हो चुके हैं सबको, तो इन तीनों धर्मों के लोगों को जो है वो इस नेचुरलाइजेशन के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाए। ठीक है, अब उसके बाद है कि ये कहाँ पे लागू नहीं होगा, ये जो इन लोगों को जो नागरिकता दी जा रही है, ये जो एक्ट है CAA, ये कहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, CAA कहाँ लागू नहीं होगा। CAA जनजातीय क्षेत्र इन 4 राज्यों के, तो जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ी है, आपने शेड्यूल्स पढ़े हैं, तो 6ठी अनुसूची में 6th शेड्यूल में जो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रोविजंस जो है वो दे रखे हैं। ठीक है, 6ठी अनुसूची में। तो 6ठी अनुसूची में जो भी जनजातीय क्षेत्रों का जिनका उल्लेख है, उन जनजातीय क्षेत्रों में अगर ये लोग आके बसे हैं तो उनको ये एक्ट प्रोटेक्शन नहीं देगा और उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये जनजातीय लोगों के हितों का प्रोटेक्शन करने के लिए है कि सरकार ये कहना चाहती है कि जनजातीय लोगों के हितों के प्रति हम अब भी इतने चिंतित हैं और वहां किसी भी नए व्यक्ति को जाके बसने की अनुमति हम जो है वो नहीं देंगे और अवैध रूप से रहने वाले व्यक्ति को तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। ठीक है, तो पहला तो ये है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो कि 6 शेड्यूल में सिक्स शेड्यूल में जो है वो जिनका उल्लेख है, उन जनजातीय क्षेत्रों में ये एक्ट लागू नहीं होगा। और दूसरा, इनर लाइन परमिट, जिन क्षेत्रों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड वगैरह के क्षेत्र जो है वो आ जाते हैं। तो कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है, वहाँ के भी जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है वो ये एक्ट लागू नहीं होगा और वहाँ आके बसने वाले को जो है ये भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है एक और जो चेंज किया गया है, वो चेंज किया गया है कि किस, जो मैंने पहले भी बता दिया था, OCI कार्ड जो पढ़ाया था उस समय भी बता दिया था कि OCI कार्ड किन किन कंडीशंस में निरस्त किया जा सकता है। जिनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड जिन लोगों को मिलता है वो 3 आधार पर जो है वो निरस्त किए जाने का प्रोविजन था पहले वाले जो थे उसमें। यदि आपने गलत तथ्य पेश करके फ्रॉड तरीके से OCI कार्ड हासिल किया है, ठीक है, तो आपका जो है बाद में निरस्त हो जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आतिश तासिर का, ठीक है, उसका OCI कार्ड जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। या आप जो है वो देशद्रोह का कोई काम करते हो तो आपका कार्ड जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। या आप कोई ऐसा अपराध करते हो जिसमें 2 वर्ष या इससे ज़्यादा की सज़ा का प्रोविज़न होता है तो आपका कार्ड जो निरस्त कर दिया जाएगा। तो जो पहले लाइन थी कि 2 वर्ष या ज़्यादा सज़ा वाला जो है अपराध करते हो तो आपका OCI कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी जगह अब कर दिया है कि किसी भी तरह का, भले गंभीर अपराध हो भले सामान्य अपराध हो, आप किसी भी तरह का अपराध करोगे तो आपका जो OCI कार्ड जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो बस ये इतने से प्रोविजंस जो हैं वो CAA के अंदर हैं। जब इतने से प्रोविजंस हैं तो इस पे इतना सारा बवाल क्यों है? ठीक है, तो ये बवाल इसलिए है कि सबसे पहला जो विरोध किया जाता है वो ये किया जाता है कि मुस्लिम्स को जो है वो क्यों नहीं अनुमति दी गई है। ठीक है, जब इन 6 धर्मों के लोगों को अनुमति, नागरिकता दी जा रही है तो मुस्लिम्स को भी दी जानी चाहिए। सरकार का जवाब है कि चूंकि ये तीनों देश जो है वो मुस्लिम देश है और मुस्लिम देश होने की वजह से उनका धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकता और धार्मिक उत्पीड़न की वजह से हम इनको जो है वो नागरिकता दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें सरकार के लॉजिक भी है कि उन देशों के अंदर जो है जो माइनॉरिटीज़ है उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि 1947 में जो जनसंख्या का रेशियो था वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का वो लगातार जो है वो कम होता जा रहा है। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि इन देशों में जो है माइनॉरिटीज़ का उत्पीड़न होता है। भारत का उदाहरण लें तो भारत में 1951 में 9.68% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन थी और
2011 की पॉपुलेशन में ये 14.5 के आसपास जो है वो, तो भारत में माइनॉरिटीज़ की जनसंख्या बढ़ी है। इसका मतलब भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, और 2021 में ये और भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि भारत में माइनॉरिटीज़ बहुत खुश हैं, चूँकि भारत एक सेकुलर कंट्री है। लेकिन भारत के मुस्लिम्स जितने लकी हैं, शायद इन 3 देशों में रहने वाले जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उतने लकी नहीं हैं, और वो वहाँ लगातार उत्पीड़न के शिकार होते हैं, और इसलिए उनको वहाँ अपना घर बार वगैरह सब छोड़ के यहाँ आना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये जो दुखी लोग हैं, हम इनको ऐसा केवल इनको दे रहे हैं, और अगर मुस्लिम्स को भी दे दें तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कहा जाता है कि ये जो धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है, और जो हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, जो हमारे आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। सरकार का कहना है कि आर्टिकल जो 14 है उसमें विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दोनों बातें की गई है। और विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि राज्य जो है वो युक्ति संगत डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। जो कोई भी पीड़ित, उत्पीड़ित या दलित व्यक्ति है, उसकी मदद करने के लिए सरकार भेदभाव भी कर सकती है, और इसीलिए हमारे ही संविधान का आर्टिकल 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटीज़ को प्रिविलेजेस देता है, वो मेजोरिटी को नहीं देता है। तो वो जो भेदभाव किया जाता है, यहाँ पे भी जो माइनॉरिटी है उनको विशेष जो रियायतें दी जाती है। और इसी तरह से आर्टिकल 15 और 16 जो है वो समाज के SC, ST, OBC को जो है वो रिजर्वेशन वगैरह की जो प्रोविज़न किए जाते हैं, तो ये आर्टिकल 14 के तहत ही किया जाता है, क्योंकि युक्ति संगत भेदभाव किया जा सकता है। जो पीड़ित है उसकी सहायता करने के लिए सरकार जो है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। इसलिए सरकार का मानना है कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, और ये जो है वो संविधान की मूल भावना के अगेंस्ट भी नहीं है। फिर ये कहा जाता है, तीसरा आरोप लगाया जाता है कि जब धार्मिक उत्पीड़न के शिकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात की जाए, तो जो अहमदिया संप्रदाय है पाकिस्तान के अंदर, तो अहमदिया जो स्वयं को मुस्लिम मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम्स उनको जो है वो मुस्लिम नहीं मानते हैं, और इसलिए पाकिस्तान में उनको जो है वो मुसलमान नहीं माना गया है और उनको माइनॉरिटी माना गया है, और वो भी धार्मिक उत्पीड़न के उतने ही शिकार है जितने की बाकी वाले माइनॉरिटीज हैं। और चूंकि वो मुस्लिम है, इसलिए शायद सरकार जो है उनको भारत में नहीं लाना चाहती है। इसलिए जो है वो, अगर आप धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को ही लाना चाह रहे थे, तो आप जो है वो अहमदिया संप्रदाय के लोगों को भी इसमें शामिल कर देते, उनको भी भारत में जगह दे देते। पर इसमें सरकार का तर्क है कि नहीं, वो अहमदिया खुद को मुसलमान मानते हैं। ठीक है, प्लस जो है अब इंडिया के अंदर भी जो है केरल हाई कोर्ट ने और कई और भी जगह न्यायालय ने जो है अहमदियों को मुसलमान घोषित कर रखा है, तो इसलिए कि हम नहीं मानते कि वो माइनॉरिटी जो है वहाँ पे है। ठीक है, तो इस वजह से ये फिर तीसरा आरोप लगाया जाता है कि ये 3 ही देश के जब धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही अगर आपको जो है वो भारत के अंदर शरण देनी थी, तो आप श्रीलंका के में जो है वो तमिल लोग हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे श्रीलंका के अंदर जो है वो उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं दे रहे हो? 3 ही देश शामिल क्यों किए? बाकी देश भी लिख देते इसमें कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक है और वो जो उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं उनको भी भारत में प्रोटेक्शन दो, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ठीक है, तो सरकार का कहना है कि इस समय हम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं, और समय आने पे अगर वहाँ का हमें लगेगा तो हम उनके लिए भी ऐसा प्रोविज़न जो है वो कर देंगे, और पहले उन देशों के लिए भी इस तरह के समय समय पे इस तरह के प्रोविज़न जो है किए गए हैं, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, तो ये दोनों पक्षों के अपने अपने जो है वो तर्क है इसमें कि इसमें क्या कमी है और इसमें क्या सुधार जो है किया जाना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ये CAA लाया क्यों गया था? ठीक है, CAA इसलिए लाया गया था कि असम के अंदर जो है वो, पहली बात तो खैर CAA के लाने के पीछे ये जो लॉजिक दिए हैं सरकार ने, सरकार का मानना है कि वो लॉजिक है, लेकिन जो इसकी आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे इनकी नीयत खराब है। ठीक है, असम के अंदर NRC बन रही थी, और NRC में जो है वो अवैध घोषित होने वाले जो 19 लाख लोग जो है वो अवैध घोषित हुए हैं कि जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, तो उसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे। ठीक है, और असम के लोग चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही जो है वो वापस भेजा जाए, बांग्लादेश भेजा जाए। ठीक है, तो NRC के जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो हिंदुओं पर न पड़े, इसलिए सरकार ने CAA पारित जो है वो किया है। और जो केंद्र की BJP सरकार है, इनका मानना है कि जो बांग्लादेश के मुस्लिम्स हैं वो अवैध तरीके से अगर भारत आए हैं, उनको तो वापस बांग्लादेश भेजा जा सकता है।
लेकिन जो हिंदू है वो उत्पीड़न की वजह से आए, ठीक है, जबकि जो मुस्लिम्स हैं वो जीवन स्तर को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं। तो दोनों की आवश्यकताओं में फर्क है, ठीक है। जो उत्पीड़न का शिकार होके आता है उसे रिफ्यूजी कहते हैं, ठीक है, और जो जीवन स्तर को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं उसे जो है वो इलीगल इमिग्रेंट जो है, इलीगल माइग्रेंट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क होता है और इसलिए हम जो है वो बांग्लादेश के जो मुस्लिम्स आए हैं उनको तो हम वापस भेज देंगे, और बांग्लादेश से जो हिंदू आए हैं हम उनको वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि वो वापस वहाँ जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ उनके लिए ऐसी अनुकूल स्थितियाँ है नहीं। तो केंद्र सरकार की मंशा शायद ये क्लियरली लग रही है कि वो नहीं चाहती कि एनआरसी का दुष्प्रभाव जो है वो बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं पर पड़े, और इस एक्ट के पारित होते ही जो हिंदू है उन सबको, हिंदू जैन बौद्ध जो ये है, इन सबको जो है वो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, और इसके पीछे बचेंगे केवल जो मुस्लिम। और केंद्र सरकार का मानना है कि मुस्लिम उनका अपना देश है, मुस्लिम देश है, उससे बेहतर उनके लिए कुछ हो नहीं सकता, इसलिए उनको वापस भेजने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो असम के लोग चाहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमान दोनों को भेजा जाए वापस। सरकार चाहती है कि मुस्लिम से उनको वापस भेजा जाए, बाकी लोगों को नहीं भेजा जाए, और जो लिबरल्स हैं वो चाहते हैं कि हिंदुओं को नहीं भेजो तो मुस्लिम्स को भी नहीं भेजा जाना चाहिए, उनको भी यहाँ रखा जाना चाहिए। तो ये सभी पक्षों के अपने अपने जो है वो तर्क हैं सीएए के बारे में। तो इस तरह से हमने जो है वो एनआरसी भी पढ़ लिया, एनपीआर पढ़ लिया और सीएए पढ़ लिया, और मेरे ख्याल से आपको तीनों का संबंध जो है वो पता चल गया होगा, क्योंकि बात शुरुआत जो है सीएए से हुई थी। सीएए पारित हुआ और सीएए पारित होती इसका विरोध होने लगा, और इसका विरोध होने लगा तो और विरोध में उन्होंने कहा कि एनआरसी का जो दुष्प्रभाव मुस्लिम्स के अलावा दूसरे धर्मों पर पड़ने वाला था उनको बचाने के लिए ये सीएए जो है वो पारित किया गया है, ठीक है। तो इसलिए एनआरसी चर्चा में आ गई, और एनआरसी चर्चा में आने के बाद गृह मंत्री ने कह दिया कि हम एनआरसी को जो है पूरे देश में लागू करेंगे। तो ये जो एक्ट है ये पूरे देश में चूंकि लागू होना है, तो एनआरसी अगर पूरे देश के लिए बनती है तो उस एनआरसी का भी प्रभाव जो है वो केवल मुस्लिम्स पर पड़ना है, ठीक है। और चूंकि तो एनआरसी का विरोध जब ज्यादा होने लगा तो इसलिए जो है एनपीआर जो है इन्होंने पारित का सहारा लिया। एनआरसी की जगह हम एनआरसी को जो है वो नहीं करेंगे, चलो उसको ठंडे बस्ते में एनपीआर। लेकिन एनपीआर का प्रयोग भी करने का जो है वो उनका ये था कि एनपीआर से भी वही बेनिफिट्स हो सकते हैं जो एनआरसी से होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के अंदर जो है एक क्रम और संबंध है। ओके, थैंक यू।